A thin massless thread is wound on a reel of mass m and moment of inertia I. Horizontal table is rough. Find acceleration of center of reel and hanging mass m1 for no slipping of reel on the table. ठीक है. So this is a reel having mass m and moment of inertia I about this center of the reel. ठीक है. इस सेंटर के अबाउट जिसके अबाउट इसका रोटेशन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है. इसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है. हैंगिंग मास इज हैविंग मास m1. ठीक है. सो सबसे पहले आप क्या करिए, दो टर्म रील और स्पूल बहुत फेमस है. इस तरह का डायग्राम दो ही का होता है, रील और स्पूल का. आप देख लीजिए इसका फिगर 3D व्यू जो है गूगल में सर्च करके देख लीजिए. ठीक है. जैसे कि अगर पतंग आप लोगों ने कभी यूज़ किया हो, काइट यूज़ किया हो, तो उसमें ध्यान दिए होंगे कि जो हम लोग थ्रेड जहाँ पे लपेटा हुआ होता है, थ्रेड जहाँ पे वाउंड किया हुआ होता है, जो हम लोग अपने हाथ में रखते हैं. ठीक है. सिलेंडर की तरह होता है देखने में. ठीक है. सो इस पर थ्रेड रहता है. ठीक है. और साइड में डिस्क टाइप का दोनों साइड में रहता है. ठीक है. सो इसका जो रेडियस है ये बिगर होता है और इनर जिसमें आप थ्रेड वाउंड किया होता है ना, उसका रेडियस कम होता है. ठीक है. r1. ठीक है. सो क्वेश्चन जहाँ से हमने लिया है, ठीक है, अब देखिएगा वहाँ पर ये रेडियस को जो है r लिखा होगा, इस रेडियस को 2r लिखा होगा. बट एक जनरल फार्मूला हम बता रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, इसलिए r1 r2 हमने ले लिया है. सो डैट कोई भी वैल्यू हो पुट करके आप लोग निकाल लीजिए. ठीक है. सो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले देखिए नो स्लिपिंग. अगर नो स्लिपिंग है, सो नो स्लिपिंग के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए हमेशा. डैट मीन्स a इक्वल टू अल्फा आर होना चाहिए. ठीक है. ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए आपका अगर प्योर रोटेशन है. ठीक है. सो रोटेशन प्योर रोलिंग मोशन है. ठीक है. सो रोलिंग मोशन क्या है, रोलिंग मोशन को अगर देखिएगा इसका बेसिक कंसेप्ट जो है रोलिंग, सो डैट इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है. प्लस रोटेशन. ठीक है. अब यहाँ पर तो देखिए रोटेशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अबाउट सिर्फ रोटेट कर रहा है, उसका ओमेगा है बट उसका भी जीरो होगा. ठीक है. ट्रांसलेशनल वेलोसिटी उसमें नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा होगा. ठीक है. ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इज जीरो, उसको हम लोग बोलते हैं भी ट्रांसलेशनल इज जीरो. अपने एक्सिस के अबाउट ये सिर्फ रोटेट करेगा और किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग को टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना है, सो भी इक्वल टू ओमेगा आर हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं. ठीक है. बट ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वहाँ पर जीरो है, उसका मीन्स लीनियर वेलोसिटी नहीं होगा, वो लीनियरली मूव नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पे रोटेट करेगा, वो रोटेशन हो गया. ठीक है. और ट्रांसलेशनल प्योर ट्रांसलेशनल है, सो वो सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ स्लाइड करेगा. जैसे कि ब्लॉक है इस तरह से हॉरिजॉन्टल पर रखा हुआ है. ठीक है. आपने इसमें फोर्स लगाया, सो ये प्योर इसका लीनियर वेलोसिटी होगा, प्योर एक्सेलरेशन आपका फॉरवर्ड इसका होगा. ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है. सो अगर रोलिंग है तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन दोनों होगा, मीन्स उसका लीनियर वेलोसिटी भी होगा सेंटर का और उसका अपना ओमेगा भी होगा, रोटेट करता हुआ भी हो जाएगा. ठीक है. सो अल्फा भी होगा उसमें और सेंटर का एक्सेलरेशन ए भी होगा. ठीक है ना. सो ये v इक्वल टू ओमेगा आर ये कहाँ पर होना चाहिए, ये होना चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, ये हमेशा. ठीक है. सो अगर इसका सेंटर का एक्सेलरेशन मान लीजिए हम लोग a मान लेते हैं. ठीक है. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर हम लोग a1 मान लेते हैं. ठीक है. a से बेटर a1 मान लेते हैं क्योंकि इसका हम लोग a2 मानेंगे, a भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. a1 अगर हम लोग आगे की तरफ मान लेते हैं तो इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट का a1 एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. ठीक है. सो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे की तरफ a1 हो जाएगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे की तरफ a1 होगा, हर सभी का होगा जितने भी पॉइंट्स इस पर हैं इस डायरेक्शन में a1. ठीक है. अब मान लेते हैं इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो इसमें डेवलप हुआ ड्यू टू रोटेशन, दैट इज द अल्फा. ठीक है. सो इस पॉइंट का अल्फा आर पीछे की तरफ होगा, अल्फा इंटू आर. ठीक है. इसका दो, इस पॉइंट का दो एक्सेलरेशन होगा, फॉरवर्ड में लीनियर है, पीछे में जो है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर. ठीक है. सो ए क्या होता है, ये अल्फा आर के बराबर होता है कहाँ पर, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर. इसमें कभी भी मत कीजिएगा, जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो. नेट वेलोसिटी इसका जीरो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का. ठीक है. नेट वेलोसिटी शुड बी जीरो. ठीक है. सो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो भी जीरो होना चाहिए, याद रखिए. ठीक है. सो a1 आगे की तरफ है, सो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा इसका अल्फा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा माने हैं. सो अल्फा इंटू r2, यहाँ r1 कर लीजिए क्योंकि हमारे दिमाग में ये फिगर है. ठीक है. यहाँ पर r2 कर लीजिए.
ठीक है, अल्फा इंटू R2। सो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, नेट वेलोसिटी इसका 0 होना चाहिए फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू अल्फा इंटू R2 होगा। ठीक है, और अगर 2R यूज करेंगे सो A1 का वैल्यू जो होगा ये अल्फा इंटू 2R हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड A1 जाना चाह रहा है और बैकवर्ड ये अल्फा R1 जाना चाह रहा है। सो इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी आगे, नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ, मान लीजिए इस पॉइंट को P है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ऑफ P, एक्सेलरेशन ऑफ P, पॉइंट P इन राइट डायरेक्शन, राइट इन राइट, क्या होगा A1 माइनस अल्फा R1, ध्यान दीजिएगा A1 माइनस अल्फा R1। ठीक है, और अगर R लेंगे सो ये A1 माइनस अल्फा R होगा। ये आगे की तरफ A1 जाना चाह रहा है और पीछे की तरफ अल्फा R1। ठीक है, नेट तो ये आगे की तरफ ही जाएगा, नेट ये आगे की तरफ ही जाएगा। ठीक है, सो A1 माइनस अल्फा R1, इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा। अब मान लेते हैं ये M1 का एक्सेलरेशन A2 है, तो M1 तो डायरेक्ट इस थ्रेड से कनेक्टेड है ना, इस पॉइंट से। सो जितना ये अनबाउंड होगा, मीन्स जितना ये थ्रेड यहाँ से राइट की तरफ निकलेगा उतना ही ये थ्रेड नीचे जाएगा, उतना ही ये मास नीचे जाएगा। सो A2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, A1 माइनस अल्फा R1। ठीक है, A2 शुड बी इक्वल टू A1 माइनस अल्फा R1। कभी भी इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 मत कीजिएगा, A1 इक्वल टू अल्फा R1 नहीं कीजिएगा, ना इस पूल में ना ही रील में। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सिर्फ वहाँ पर जो है दोनों साइड में इक्वल होगा, डेट इज A1 इक्वल टू अल्फा R2, और नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को इक्वल कर दिए हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। सो यहाँ पर जो R2 यूज़ करेंगे ये आउटर रेडियस, R2 का वैल्यू 2R हम लोग यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर R, ठीक है, R1 लेके भी जनरल इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। सो A2 इक्वल टू A1 माइनस अल्फा R1, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, A2 इक्वल टू A1 माइनस अल्फा R1। ठीक है, देन ये वाला इक्वेशन A1 का वैल्यू अल्फा R2, इसको यूज़ कर लीजिए सेकेंड। देन थर्ड इक्वेशन, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लिखिए। मान लीजिए इसका M1 गिवन है तो M1 जी डाउनवर्ड हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा इसमें, T हो जाएगा, इसमें टेंशन T हो जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए लिख दीजिए इक्वेशन M1 जी माइनस T इक्वल टू M1 A2 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन A2 है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब फोर्थ इक्वेशन कहाँ से आएगा, टॉर्क से आएगा। सो देखिए अभी हम इसमें एक और चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे कि इसका फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। सो देख लीजिए, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये आपका रील है। ठीक है, टेंशन क्या हो रहा है, इस इनर सर्किल के टेंजेंट पे लग रहा है। ठीक है, सो इसका टॉर्क क्या होगा, इस सेंटर से इसका R, ठीक है, और ये फोर्स है, सो R क्रॉस F। सो इसका जो R क्रॉस F होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये जनरेट करेगा। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा सो इसका अल्फा तो इधर होना चाहिए। ठीक है, बट इस पॉइंट का A1 इक्वल टू अल्फा R2 होना चाहिए, मीन्स इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस तरह से क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोवाइड कराएगा, सो क्लॉकवाइज टॉर्क इसको प्रोवाइड कराएगा फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा इसमें। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ, लेट्स से इट इज F। ठीक है, फ्रिक्शन इज F, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स इज F, स्मॉल f। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमने मान लिया स्मॉल f, ये पीछे की तरफ होगा। सो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना बच्चों, ये क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कराएगा। देख लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स पीछे हो गया F। ठीक है, इसका R क्या हो गया, दिस इज R, टाउ इक्वल टू R क्रॉस F। सो R से F की तरफ, सो R क्रॉस F क्या होगा, ये क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, सो यही क्लॉकवाइज टॉर्क जो फ्रिक्शन है ये इसको क्या करेगा, इस पुल को या फिर रील को ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। सो अल्फा इज क्लॉकवाइज जो हम लोगों ने माना था, सो इसका ओमेगा भी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है। ऐसे भी मैंने एक वीडियो में बताया है कि अगर सेंटर या सेंटर से नीचे फोर्स अगर अप्लाई किया गया है सो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, और सेंटर से ऊपर अगर अप्लाई किया है सो फोर्स के डायरेक्शन में ही बॉटम पॉइंट पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, मीन्स अगर सेंटर से ऊपर फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, सो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा। बट सेंटर या सेंटर से नीचे
अगर फोर्स आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। ठीक है, कैसे होगा ये हमने बता दिया कि यही फ्रिक्शन जो है क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि नेट क्लॉकवाइज जो टॉर्क होगा, नेट क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, इक्वेशन तो हम तुरंत डेवलप कर देते हैं, बट इतना समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा इसमें एंटी क्लॉकवाइज से ज़्यादा, दैट मीन्स कि जो फ्रिक्शन का टॉर्क है एफ इंटू इस पर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, तो कितना है ये 2r है, या फिर इसको r1 लेंगे, सो r2 लेंगे, सो f इंटू r2 शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, t इंटू r1। ठीक है, और अगर इसको r1 r2 के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, f इंटू 2r शुड बी ग्रेटर देन t इंटू r। ठीक है, सो अब टॉर्क का इक्वेशन लिख देते हैं। नेट टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, सो टॉर्क का इक्वेशन हो जाएगा f r2 माइनस टी r1 इक्वल टू आई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रील इनटू इसका अल्फा। सो ये हो गया फोर्थ इक्वेशन बच्चों। ठीक है, सो a2 इक्वल टू a1 माइनस अल्फा r1, a1 इक्वल टू अल्फा r2, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 a2। ठीक है, ठीक है, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क। ठीक है, और एक इक्वेशन और बच गया इसका ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। रोटेशनल के लिए तो हमने लिख दिया, टॉर्क का इक्वेशन लिख दिया, ट्रांसलेशनल के लिए हम लोग को लिखना होगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या है, इसमें टी आगे की तरफ है, इस तरह से है। ठीक है, टी इस पॉइंट पर आगे की तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ है, और इसका एक्सलेशन हम लोग फॉरवर्ड माने हैं a1। ठीक है, सो इक्वेशन क्या बन जाएगा, टी माइनस एफ, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, इक्वल टू एम इंटू a1। ठीक है, ये आपका हो गया फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब इसको यूज करके सॉल्व कर लेना है, इतने इक्वेशन को, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इसी में से कोई अननोन दिया रहेगा और आपको निकालना रहेगा। सो इक्वेशन डेवलप कीजिए, अननोन को निकाल लीजिए वैल्यू पुट करके। ठीक है, और अगर इस फॉर्म में अगर इसको निकालेंगे, जैसे कि अभी हमने बताया था इस तरह से, ठीक है, कि ये अगर r1 है, ठीक है, एंड दिस इज r2, सो इसका इक्वेशन को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सेट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सो a2 क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू माइनस a1 माइनस अल्फा r, इनर r है, सो ये इक्वेशन 1 हो गया। देन a1 का वैल्यू हो जाएगा अल्फा इंटू 2r, जो हम पहले भी लिख चुके हैं सेकेंड। देन फिर f इंटू 2r, टॉर्क का इक्वेशन, माइनस टी इंटू r। ठीक है, इनर रेडियस r1 की जगह पर r पुट कर दिया हमने, इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, देन mg माइनस m1g, ठीक है, m1g माइनस t इक्वल टू m1 a2, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, देन ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ स्पूल, सो उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे t माइनस एफ इक्वल टू m a1। बस ये फिफ्थ इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व कीजिए, इस सेट को निकल जाएगा। ठीक है, और अगर r1 r2 के फॉर्म में है, सो जो हमने लिखा है इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, सो आई होप इसमें जो भी कंसेप्ट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। फिर से एक बार इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा जरूर। ठीक है।